क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जो छोट कविता की जो ये लाइनें हैं, 4 लाइनें जो कि मैंने आपसे अभी कही, जीवन में इसको अपना उद्देश्य बना लीजिए। और कहीं पर भी कुछ भी परेशानी आए, हार मत मानिए। लग रहा है कि एग्जाम नहीं क्रैक होगा, कुछ नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। बस अपनी जिद जो है उसको बना के रखिए, हार नहीं मानूंगा। अभी हाल फिलहाल में की जो 12th फेल फिल्म भी आई थी, तो उसका भी एक काफी फेमस डायलॉग है। पर बहुत पहले से अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो उनकी ये लाइनें हर एक स्टूडेंट के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। हार नहीं मानूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का जीवन शायद मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, और खास तौर से तब जब कोई बीए और एमए कर रहा हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस लाइन, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है, सो फोकस ऑन दिस। चलिए बच्चों, इसी के साथ स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि हम कुछ सीयूईटी पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ लाना चाहते हैं, तो आप लोग की डिमांड भी थी, तो हमने कोशिश की कि आप लोग को गाइड करने का हम प्रयास कर सके। तो इसी के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमें अपना सिलेबस को समझना। फिर किसी का भी एग्जाम हम दे रहे हैं, तो भाई जड़ी बूटी तो फिर सिलेबस ही है। सिलेबस जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, हम अपना आगे बढ़े ही नहीं सकते। तो सिलेबस आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, सीयूटी पीजी के लिए। इसका कोड है बच्चों HUQPET। ठीक है, अभी भी सेम है, चेंज नहीं हुआ है। ये एग्जाम करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पिछले कितने सालों से, पिछले 4 ईयर से। ठीक है, 4 ईयर से करवा रही है। आपका 2021 2022 से क्या हुआ, 2022 से एक नया चेंज क्या आया। अब इसमें बीएचयू, जेएनयू और आपके डीयू, ये सभी जो बहुत सारे मतलब ऐसे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज है, वो अब ज्वाइंट हो गई थी फर्स्ट टाइम 2022 में। 2021 में जितनी भी आपकी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सभी को जोड़ा गया था। बीएचयू, जेएनयू एंड डीयू जो कि मोस्ट, जहाँ पे मोस्ट प्रेफरेबल रहता है, उनको फर्स्ट टाइम बच्चे, वो फर्स्ट टाइम क्या हुए, इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट की 2022 के तहत। देन उसके बाद आया इसका 2023 का पेपर, उसके बाद आया आपका 2024। ठीक है, आप देखोगे सबसे डिफिकल्ट, अगर एक एनालिसिस करें तो सबसे डिफिकल्ट जो पेपर आया है वो 2022 एंड 2023 का आया है। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट पॉलिटिकल साइंस का सबसे डिफिकल्ट पेपर। इस बार का जो पेपर था, कहा जा रहा है बहुत आसान था, बहुत कुछ उसमें चीजें हैं जिसमें कि कहाँ आसान था कहाँ डिफिकल्ट था, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम अपना एग्जाम पैटर्न। तो आप लोग को पता है ये एग्जामिनेशन जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, वो करवाया जाता है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। ये एग्जामिनेशन होता है, पूरा कंडक्शन जो होता है वो कराती है एनटीए, आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि पिछले कितने सालों से बच्चों, 4 ईयर से करवा रही है, 4 ईयर से करवा रही है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, क्या कहते हैं, 2024 के पेपर से पहले 2023 तक क्या होता था, 25 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड से भी जुड़े होते थे। उसको हटा के आपका 75 क्वेश्चंस कर दिया गया 2024 के पेपर में, कि सिर्फ 75 क्वेश्चंस आएंगे, और वो भी किससे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से, यानी जो विषय आधारित होंगे उससे। यानी कि अगर अब आपसे सिर्फ पॉलिटिकल
साइंस से ही पूछा जाएगा, जो भी सवाल पूछा जाएगा इसी के रिगार्ड में पूछा जाएगा। और आपको ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ठीक है। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं। डिफॉल्ट लैंग्वेज जो होती है, डिफॉल्ट लैंग्वेज यानी किसी भी एक लैंग्वेज को आपको चुनना रहता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे रहते हो, ठीक है। सॉरी, जब एग्जामिनेशन आपका शुरू होता है उसी टाइम पे चूज करना रहता है। एक डिफॉल्ट लैंग्वेज जो होती है वो आप लोगों को चूज करनी रहती है, ठीक है बच्चे। क्लियर है यहाँ से? अब सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, बट इसमें क्या है, इसमें आपकी एक चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आपका एक सवाल गलत हो रहा है तो आपका कितना नंबर कट जाएगा? एक नंबर तो कटेगा ही, वो सवाल जो है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 75 क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चंस। और टोटल इसमें कितने मार्क्स रहते हैं? टोटल मार्क्स आपका रहता है 300, ठीक है। 300 रहता है। और इसकी जो हाईएस्ट कट ऑफ 2024 की गई थी वो गई थी आपकी 271 गई थी। जो कट ऑफ है वो आपकी 271 गई थी। तो आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको भाई कितने मार्क्स लाने हैं और किस तरीके से अप्रोच करना है ताकि आपका काम हो जाए पेपर का, ठीक है। या पेपर को आपको कैसे अप्रोच लेना है पेपर का कि आपका पूरे तरीके से जो काम बनना चाहिए वो बन जाए, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न समझिए, 75 क्वेश्चंस आएंगे। 75 क्वेश्चंस में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं ये आप पे निर्भर करता है टोटली, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना टारगेट लेके चलना है। अगर आप अभी अक्टूबर में हैं, आपका अगर मान लीजिए मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होगा वो कहाँ पे होगा? वो आपका अप्रैल में होगा। आपको टोटल मार्क्स अगर देखा जाए, अगर 300 है, ठीक है, तो इसमें से कम 250 तक का आपको टारगेट लेके एक चलना चाहिए कि मैं 250 के ऊपर ही जाऊंगा, 250 के नीचे नहीं जाऊंगा। ये आपका क्या होना चाहिए? ये टारगेट होना चाहिए। अब ये नहीं कि टारगेट बना लिया तो सो गए ठीक है, टारगेट बनाने के बाद सो नहीं जाना है। यू हैव टू स्टडी रेगुलरली फॉर दैट। रेगुलरली स्टडी करनी है। कैसे स्टडी करनी है, क्या अप्रोच आपको लेना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में। तब तक के लिए आप लोग पूरा बने रहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो फर्स्ट हमारा यूनिट आता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन आता है, जिसमें कि प्लेटो से आप रूबरू होंगे, जो भी बैचलर्स के बच्चे हैं एरिस्टोटल से भी रूबरू होंगे, मैकियावेली, रूसो, हॉब्स, लॉक, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स के बारे में भी। अब जॉन रॉल्स जो है, जॉन रॉल्स हमारे लिए क्या है? न्यू है हमारे लिए। किसके लिए? जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और जो फर्स्ट टाइम अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एकदम से नया होगा ये सारे टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स बहुत आपके लिए नए होंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफिकल्टी कहाँ पे आती है? हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है आपका जॉन रॉल्स में, कार्ल मार्क्स में। इन दोनों लोगों में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, लोगों को समझ नहीं आता। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी होती है उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जितने भी थिंकर्स हैं, चाहे आप प्लेटो की आइडियल स्टेट ले लीजिए या अरस्तु ने कैसे उनके आइडियल स्टेट को काउंटर किया, फिर मैकियावेली कैसे एक मॉडर्न जो थिंकर बन के आते हैं, ठीक है, और मॉडर्निटी कैसे लाते हैं, कैसे वो रिपब्लिकनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आते हैं, ठीक है। रूस, हॉब्स, लॉक जो रूसो है, ठीक है, इन तीनों का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड कैसे वो चीज, नई चीजें जो है वो उत्पन्न होती है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो एक सीरीज में हमें लेके चलना। अब ये नहीं आप उठा लो जॉन रॉल्स पहले पढ़ लेते, अच्छा लग रहा है तो पढ़ लेते, नहीं नहीं नहीं। पहले प्लेटो पढ़ो, प्लेटो को समझो। बिकॉज जो आपकी पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो प्लेटो से पहले भी, सॉक्रेट्स को भी थोड़ा आपको पढ़ना है, फिर प्लेटो को तो पढ़ना ही है। सॉक्रेट्स का क्या इम्पैक्ट रहा है प्लेटो पे,
एरिस्टोटल का क्या एरिस्टोटल पे प्लेटो का क्या इम्पैक्ट रहा है, एंड देन मैकियावेली कैसे रेनेसा टाइम पीरियड में इमर्ज करते हैं वो भी देखना है आपको। हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों पे क्या, इनका बैकग्राउंड समझना, ये सभी कुछ समझने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप इस बुक को फॉलो करें। ओपी गावा की बुक रहती है, फुली फॉलो कीजिए, ठीक है। और समझिए कि क्या ये थिंकर्स आपसे कहना चाहते हैं, ये समझिए। इनका टाइम पीरियड एक तो याद रख लीजिएगा, ये कौन कौन से कहाँ पे कब किस कौन से इनका टाइम पीरियड। इनका टाइम पीरियड अगर आप समझोगे, सबसे पहले तो ध्यान रखो ये कौन से टाइम पीरियड में आए थे। दूसरा, इनका बैकग्राउंड। अगर ये दो चीजें आप लेके चल रहे हो, आपको क्लियर हो जाए। ये हमेशा समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं, ये अप्रोच रखो, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसमें सवाल उठते कहाँ से हैं, प्लेटो एरिस्टोटल से बहुत सवाल उठते हैं। दूसरी चीज देखिए, आप यहाँ पे जॉन रॉल्स इनके फेवरेट है। बाकी जो भी आपके थिंकर्स हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, लॉक से तो आपका उनका नेचुरल राइट्स जो है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ से 11-12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बनते हैं, और बहुत जरूरी है ये सभी क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं अपना दूसरा यूनिट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, भारतीय राजनीतिक विचार। इसके लिए भी आप ओपी गौवा को फॉलो कीजिए, बहुत ही, क्योंकि एक ओपी गौवा एक ऐसी बुक है जो कि काफी अच्छे से चीजों को उसने एनालिसिस किया है, ठीक है। यहाँ पे आप सुब्रत मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी जी की भी बुक को कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि बुक को सिलेक्टिव रीडिंग के साथ कीजिए, और सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे वही बेटर रहेगा। जैसे राजा राम मोहन रॉय है, ठीक है। अब इनकी जो थॉट्स है, इन्होंने कैसे मॉडर्निटी को एस्टैब्लिश किया, इन्होंने कैसे एकात्मवाद को स्टार्ट किया, उसको देख सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं आपके गांधी एंड अंबेडकर से, दोनों को कंपेरेटिव करके, पुनः पैक्ट हो गया, उनके जो बुक्स हो गई, उनकी जो थ्योरीज हो गई, और बुक्स इन लोगों की भाई रिमेम्बर कर लीजिएगा। गांधी से भी बहुत गांधी जी की भी बुक्स पूछी जाती है, अंबेडकर की भी बुक्स पूछी जाती है। आपका गांधी जी का आपका ये पूछ लिया जाएगा कि ओशनिक सर्कल जो है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ओशनिक सर्कल उन्होंने किसके लिए दिया है, ठीक है। सर्वोदय का कॉन्सेप्ट हो गया, अंत्योदय क्या होता है, सावरकर का है, सावरकर से आपका पूछा जाता है हिंदुत्व। हिंदुत्व, इनकी जो बुक है वो कौटिल्य का क्या, कौटिल्य के कहाँ से पूछा जाएगा, आपका साप्तांग सिद्धांत जो है वहां से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके मोस्टली कितने, लगभग आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो उठते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं, जितना भी आपका 4 साल का जो पेपर पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, डिफिकल्टी जो लेवल है यहीं से अराइज होता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपका मल्टीकल्चरलिज्म से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, नेशनलिज्म से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर क्या करें। तो पहली बात, अगर सबसे पहले आप समझना चाहते हो, तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए गाइड है, ये रहेगा। सबसे पहले समझो यहाँ पे व्हाट इज पोल साइंस, ये समझो, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल अपने आप से पूछो, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। भाई क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी, ये पूछो। फिर यहाँ पे एक और सवाल पूछो अपने से, पॉलिटिकल थॉट क्या है, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ। फिर थ्योरी क्या है, इन तीनों पे आप कुछ लिख लो, क्लियर कर लो इन तीनों चीजों को। क्या करना है, पहले तो आपको जानना है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। देन व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, ये आपका दूसरा टास्क है। फिर उसके बाद समझो व्हाट इज आपका पॉलिटिकल थॉट, ये तीसरा टास्क है। चौथा टास्क है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपको समझना है अच्छे से, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग रखनी है,
आपको, आप इन 4 चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करो एज़ ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। और अगर आप नहीं हो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के, देन आल्सो यू हैव टू स्टडी एंड राइट डाउन, ये लिख लो, ठीक है? अब इसमें क्या है, आपका फर्स्टली आ जाता है, अब इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आप क्या करो, आप शुरू करो पॉलिटिकल थ्योरी को समझना, ठीक है? सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालो और लिख लो, ठीक है? जब यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे आप आएगा 4th नंबर पे, तो वहां से तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। बाकी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और जानो, ठीक है? थोड़ा सा और जानने का मतलब ये नहीं कि एकदम डीपली नहीं, बेसिक जो चीजें हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिक जो है, बेसिक नॉलेज ही गेन करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो होता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से थिंकर्स हैं, और मुश्किल यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने उनका अपना अपना व्यू पॉइंट है, कैसे लिबर्टी आई, लिबर्टी पे क्या उनका थॉट प्रोसेस है, उनके आइडियाज कैसे आए, ठीक है? एंड उसको थ्योरेटिकली कैसे उसको उन लोगों ने क्या किया, गेन किया। अब यहाँ पे एक और काम लिख लीजिए आप लोग, 5th क्या है, यहाँ पे लिख लो आइडियोलॉजी, ठीक है? और ये भी देख लेना थॉट में, थ्योरी में, आइडियोलॉजी में और फिलोसफी में, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तीनों भी लिख लेना आप, ठीक है? ये 5 काम करो तो आपको ये सभी चीजें समझ में आने लगेंगी। फिर इक्वालिटी आ जाती है, इक्वालिटी में कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से आता है, आज के करंट टाइम पीरियड में कैसे वो इफेक्ट करती है हमारे जो आइडियाज होती है, ठीक है? जस्टिस, न्याय क्या है, संप्रभुता, नागरिकता और जेंडर, मेन एक तरीके से फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट, लोकतंत्र के जो मॉडल्स हैं वो कैसे, एंड 3 वेव्स ऑफ, जो आपका 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा, वो भी यहाँ से पूछा जाता है। ह्यूमन राइट्स, आपका राज्य, एंड सबसे डिफिकल्टी जो यहाँ पे आती है कंटेम्परेरी इश्यूज में, पढ़ना क्या है कंटेम्परेरी इश्यूज में, कंटेम्परेरी इश्यूज में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी के में आप देखोगे कैसे उसका डिक्लाइन हुआ, फिर कैसे उसको हम लोगों ने फिर से उसका रिवाइवल किया पॉलिटिकल थ्योरी का, वो देखना है। आज के टाइम पीरियड पे जो मल्टीकल्चरलिज्म है, आपका माइनॉरिटीज का जो इश्यूज चल रहा है, और भी बहुत सारे इश्यूज जो चल रहे हैं, उन सभी को हम लोगों को देखना है। कंटेम्परेरी इश्यूज मतलब कि समकालीन समय में जिन टॉपिक्स पे पॉलिटिकल थ्योरी जो है बात कर रहा है, उस पे फोकस्ड ये लोग रहते हैं, ठीक है? जैसे कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई, आइडेंटिटी जो है आपका रिफ्यूजीज का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक मल्टीकल्चरलिज्म, मतलब मल्टीकल्चरलिज्म तो ऐसा है कि इन लोगों ने सवाल पूछा है, ठीक है, पुराने पिछले उसमें, ठीक है? लास्ट आ जाता है फेमिनिज्म आइडियोलॉजी जो है। अब यहाँ से क्या आता है, यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है? या तो मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा जो कि काफी डिफिकल्ट, पर इस साल तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, जैसे कि पूछा गया था सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी बुक है, ठीक है? तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी बुक है भाई, तो बता दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, कैसे ये सभी एक मिलके आपके पॉलिटिकल थ्योरी को एनहांस करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के साथ साथ हमारे स्टेट को इन्होंने कैसे एनहांस किया है, कैसे इनकी वजह से वी हैव स्टैब्लिश आवर न्यू वेज, उसको भी देखा देखा जाएगा। इसके लिए भी आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए तो बेस्ट है, ओपी गौवा को ही फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपका जो करंट के अभी मुद्दे हैं, एथनिसिटी का हो गया, रेस का जो मुद्दा आ गया है, जेंडर आइडेंटिटी आ गई है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है, रिलीजन्स है, ठीक है? तो ये काफी सारी चीजें जो है जिन पे कि आपको फोकस करके बढ़ना है आगे, ये सभी टॉपिक्स है। आपका नेक्स्ट यूनिट जो आता है वो क्या आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अब यहाँ पे भी एनटीए एक बहुत बड़ी गलती करती है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी, अब उसको सबसे पहले क्या देना चाहिए था, अ, जो सिलेबस है, सिलेबस जो इन्होंने इतना घुमा फिरा के दिया है, ठीक है, सबसे पहले इनको ध्यान क्या देना चाहिए था,
व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस? क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन? आप सीधे बच्चों को रियलिज्म और लिबरलिज्म तो नहीं समझाओगे ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मेरी साइड से नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस? इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, ठीक है, एनटीए को भी सोचना चाहिए, कोई नया बच्चा आ रहा है और उसने इंटरनेशनल रिलेशंस कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको क्या पता चल रहा है क्या पढ़ना है, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस इमर्ज हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा। थोड़ा बहुत उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। और यहीं से फिर क्या होता है कि जो बच्चे डायरेक्टली रियलिज्म पे टूट जाते हैं, लिबरलिज्म पे टूट जाते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। भाई जो यूनिट आप पढ़ रहे हो, इस यूनिट के बारे में ही आप कुछ नहीं जानते। और सेम गलती आपका जो देखोगे आप, चाहे जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, आप जितने भी आपके अभी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है, सब यही गलती कर रहे हैं। वो लोग जैसे कि अब एनटीए का जो सिलेबस है, रियलिज्म दिया है, अब रियलिज्म को हाईलाइट कर देंगे वो लोग सीधे। तो चाहे आपका डब्ल्यूपीटी हो, आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, आपका पॉलिटिकल थ्योरी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, गेट द बेसिक नॉलेज कि आखिर वो यूनिट आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। आखिर डब्ल्यूपीटी होता क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है क्या। देन गो ऑन प्लेटो, एरिस्टोटल, ये इन सब पे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका आता है रियलिज्म। रियलिज्म में वही फेमस है हैंस जे मॉर्गेंथो। हैंस जे मॉर्गेंथो के साथ साथ हम लोग को उनकी जो फेमस बुक है, याद रख लीजिएगा, ये इस बुक का पूरा नाम पूछा गया था पेपर में। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ठीक है। उसके बाद आपके केनेथ वॉल्ट्स आ जाते हैं, जो कि न्यू रियलिज्म लाते हैं, सॉरी स्ट्रक्चरलिज्म भी लाते हैं। फिर लिबरलिज्म आता है, लिबरलिज्म के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे फैला, लिबरलिज्म में क्या चीजें आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे रियलिज्म जो हार्ड पावर पे फोकस करते हैं, लिबरलिज्म जो है वो किस पे फोकस करती है, वो टोटली आपके सॉफ्ट पावर पे फोकस करती है, ठीक है। और रियलिज्म किस पे फोकस करता है, हार्ड पावर पे फोकस करता है। देन कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स आती है। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई भाई, सबसे पहले तो आपका 5 में नागासाकी पे आपका अमेरिका द्वारा जो परमाणु विस्फोट किया गया, वहां से आपका स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा इसमें टेंशन आता है 1962 के टाइम पीरियड में, जिसको कि हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद कैसे अफगानिस्तान पे जो क्राइसिस हुआ, फिर आपका 1991 में आपका कैसे बर्लिन की वॉल गिरी, बर्लिन की वॉल बनी, जो आपका 1945 के टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। जर्मनी का कैसे उस जर्मनी को फिर से कैसे उसको क्या कहते हैं, वो दो टुकड़ों में हो गई, ठीक है। जर्मनी पे कौन रूल कर रहे थे, हिटलर थे। हिटलर हारे तो जर्मनी का जो पूरा एरिया था उस पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट बैठा, उसको हमको फोकस करना है। फिर 1990s के बाद 1991 में कैसे यूएस हेजेमनी बढ़ी, थोड़ा बहुत हमें उस पे भी फोकस करना है, ठीक है। अब इन सभी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के बीच में आपका नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सार्क, दो जो दक्षिण साउथ एशिया, साउथ नेशंस का जो है उनका कैसे बना, यूएनओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसियान, ईयू, ये कब स्टैब्लिश होते हैं, इनका क्या रोल रहता है भाई आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक तरीके से जनरेट करने के लिए। अब एनटीए क्या कर सकता था, यहाँ पे क्या कर सकते थे एनटीए साहब, कि वो लिख सकते थे, रुकिए इसको मैं करती हूँ, वो लिख सकते थे भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लिख सकते थे कि पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, उनका रोल क्या रहता है, कैसे वो काम करते हैं, क्या चीजें रहती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बता दें। पर नहीं, यहाँ पे सेम गलती एनटीए भाई साहब फिर से वही करते हैं, सेम चीज करते हैं, ठीक है। आप पहले बेसिक नॉलेज ही नहीं बच्चे को दे रहे हो और उसको कंफ्यूज कर रहे हो, तो इतना आपका डिफिकल्ट है नहीं सिलेबस, जितना कि
डिफिकल्ट एनटीए बनाने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, जब आप नाम सार्क, यूएनओ एंड आसियान एंड ईओ को स्टार्ट करना, तो ये भी देख लेना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, उनका क्या रोल रहता है, वो कैसे कार्य करते हैं, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स। तब जाके नाम शुरू करना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें आपके नेहरू भाई साहब जो है, नेहरू जो हमारे पीएम मोदी हैं, वो उनका क्या रोल है। सार्क कैसे स्टार्ट हुआ 1985 में। यूएनओ जो 1945 में, उसके प्रोग्राम्स एंड एजेंसीज जो है जिसमें बहुत डिफिकल्टी आती है। आशियान ईयू। तो इसके लिए मैं कहती हूँ, इसके लिए अगर कोई बच्चा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, भाई आप 12th एनसीईआरटी फॉलो करो। बहुत बेस्ट है 12th की एनसीईआरटी। आपको वहां पे जो इमेजेस है या चीजें हैं, एक पूरी तरीके से नॉवल टाइप में है, स्टोरी टाइप में है। आप स्टोरी की तरह पूरा उसको पढ़ सकते हो, तो क्लियर हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली विद चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो चाइना के साथ देखोगे, चाइना के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, स्टार्टिंग से जो कॉन्फ्लिक्ट, चाहे चाहे वो डोकलाम पे चला है, चाहे गलवान पे चला है, या 1962 का जो वॉर चला है, ठीक है, 1962 में जो हमारी हार हुई है इंडिया, ठीक है, वो देखना है। और किस तरीके से पीएल, एक आता है पीएल का जो कॉन्सेप्ट है, वो पीएल पॉलिसी जो है वो क्यों स्टार्ट की गई, मोतियों का हार जो है, वो एक पॉलिसी हम लोग, एक वो स्ट्रैटेजी जो है वो भारत ने अपना के रखी। उसने क्या किया कि आसियान के देशों के साथ क्या हुआ, समझौते भारत ने स्टार्ट किए, ताकि चाइना हमारे यहाँ घुसपैठ ना कर पाए। कहाँ से? तो आपके इंडियन ओशन की तरफ से। तो वो आपको देखना है। करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारे भारत और चाइना के साथ के बीच, उसको देखना है। अब पाकिस्तान के साथ अगर आप देखोगे तो 1948 के टाइम पीरियड पे जो वॉर हुआ, देन उसके बाद एक दूसरा वॉर जो हमें देखने को मिलता है, वो कब, 1965 के टाइम पीरियड पे जो उसकी हार हुई। देन उसके बाद 1971 के टाइम पीरियड पे हमारा कैसे इम्पैक्ट पड़ा, 1999 के टाइम पीरियड पे। उसके बाद जितनी भी आपकी जो उन्होंने आपका, फिर उसके बाद उरी अटैक हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एंड राइट नाउ हमारा कैसा उनके साथ बिहेवियर है वो। अमेरिका के साथ कैसे हमारे संबंध रहे थे आपका कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में, फिर उसके बाद कैसे स्टार्ट होते हैं चीजें, हमारी कोल्ड वॉर खत्म होता है तो फिर हमारा क्या अप्रोच होता है, जब हम लोग एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपना लेते हैं, उसके बाद क्या चीजें आती है। तो वी हैव टू फोकस ऑन दोज ऑल थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। फिर हमारा जो एक बहुत बड़ा जो एक है परमाणु, जो सुरक्षा, परमाणु हथियारों को, न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अमेरिका के साथ में, वो कैसे बेटर होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख नहीं रही हैं, ठीक है, जो कि एनटीए द्वारा नहीं दिखाई गई हैं। वो क्या है? करंट टॉपिक्स, करंट के ट्रेंड्स को फॉलो करना है। जो समझौते हुए हैं, जो समिट्स हुए हैं, इन सभी का एक अलग से पीडीएफ होता है, कौन कौन से समझौते किसके साथ भारत के हुए हैं, उसको एक बार जान लो। चाहे वो चाइना के साथ हुए हैं, पाकिस्तान के साथ हुए हैं, अमेरिका के साथ हुए हैं, भारत के, वो सभी जान लो। वो दिखता नहीं है समिट्स जो है, पर भाई सवाल आते हैं, उठते हैं, ठीक है, तो इन सब पे फोकस कर लो। तो ये सभी ऐसे इस इंटरनेशनल रिलेशन को आपको अप्रोच करना है, ठीक है। फोटो से आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कैसे इन लोगों का दबदबा है, किसका कहाँ पे है, किस तरीके से है, एंड जो ये सभी झंडे हैं सभी देशों के कैसे एक साथ हैं, तो वो भी आपको देखना है। G20 वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी भूल गई। G20 भाई याद रखना, G20 में क्या उसको, उसमें कौन से ट्रेंड्स जो है वो फॉलो किए गए, वो ध्यान रखना। उसका जो थीम है वो क्या था, वो भी ध्यान रखना, ठीक है, थीम वगैरह क्या है G20 का। और अभी करंट में जो एक कुछ और एक दो नई चीजें चल रही हैं, एस जयशंकर जी को फॉलो करना स्टार्ट कर दो थोड़ा सा, तो क्लियर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखो, एक और चीज मैं बताना भूल गई, ठीक है, पूरी इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। 2+2 जो डायलॉग होता है, वो देख लो, किसके बीच हो रहा है। अभी आपका पहले किसके किसके साथ हो रहा था, अभी करंटली आपका जापान और इंडिया का चल रहा है 2+2 डायलॉग। उससे पहले किसके साथ चल रहा था ये देख लो,
सबसे पहले स्टार्ट किसके साथ हुआ ये भी देख लो। तो भाई ये सभी चीजें तो भाई आपको देखनी ही पड़ेंगी। चलो, हाँ, ये मैंने नहीं बताया कि वहां से क्वेश्चंस कितने उठते हैं, तो आपका रुक जाओ थोड़ा सा, उसको हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, आपके जो यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं आईआर से, ये जाते हैं 12 से 14 क्वेश्चंस जो है वो उठते ही हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चंस। तो सोच लो कितना जरूरी है ये पेपर। हर एक चीज जरूरी है, और हर एक जो थ्योरी है, थॉट है, हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इन सॉरी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है इतना हाई स्कोरिंग टॉपिक है, इतना हाई स्कोरिंग टॉपिक है। अब इसमें आप देख लो, अब इसमें आप लोग 20 से 21 तक 12 क्वेश्चंस आते हैं टोटली, इतने क्वेश्चंस आते हैं। प्रस्तावना, पहले प्रस्तावना से पहले तो आना चाहिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आना चाहिए, बट भाई एनटीए है तो एनटीए कुछ भी कर सकती है। फिर उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, कैबिनेट, और आपका पीएम एंड राष्ट्रपति, इन तीनों को एक साथ पढ़िए, बेस्ट रहेगा। संसद, राज्यसभा और आपका लोकसभा में कैसे क्या रहता है, फंडामेंटल राइट से तो सवाल आने ही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट्स, भाई फेवरेट टॉपिक है इन लोगों का, अमेंडमेंट्स आपको देखने हैं। अमेंडमेंट्स में अब प्रियम्बल में देखो, प्रियम्बल में आपका क्या आ जाएगा, आपका जो भाई इसमें जो चीजें जोड़ी गई हैं, ठीक है, आपका सेकुलरिज्म जो है वो कब जोड़ा गया, ठीक है, प्रस्तावना किसका पार्ट है कि नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है में उसमें जुड़ा है कि नहीं। अमेंडमेंट्स में आप देख लो, अमेंडमेंट में आप 100 से लेके जो अभी तक 108 जो अमेंडमेंट्स हो चुके हैं वो देख लो। ठीक है, आता ही है सवाल आपके जो इनके फेवरेट अमेंडमेंट्स हैं वो आप देख लो, 42nd है, उसके बाद आपका 44th आता है अमेंडमेंट, फिर उसके बाद आप 73rd ले लो, फिर उसके बाद 74th ले लो। तो अमेंडमेंट्स जो है ये बहुत ही जरूरी है। फिर गवर्नर क्या रोल रहता है, गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो के बीच में जो रोल रहता है वो देख लो। फेडरलिज्म से जो आपके जो कमेंटेटर्स हैं फेडरलिज्म के, उनसे सवाल आ जाता है। रजनी कोठारी ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपना क्या जो थॉट दिया है वो, पॉलिटिकल पार्टी में कि नेशनल पार्टीज कितनी है, रीजनल पार्टीज कितनी है, ठीक है, चुनाव इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस क्या कहते हैं, आपका सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस कौन करवाता है और स्टेट लेवल पे इलेक्शंस कौन करवाता है, और आपका पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता है, यहाँ से सवाल उठे हैं। लोकल गवर्नमेंट, भाई उनके कितने स्तर हैं, किस तरीके से है, एंड देन जुडिशरी एंड गवर्नेंस, ये सभी टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको कवर करना है। अब क्या पढ़ना है वो हम धीरे धीरे जब इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको और थोड़ी डिटेलिंग में बताते जाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बेसिक चीज समझो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आना ही है। प्रियम्बल जो है, अगर आपको ऐसा मतलब फोटो तो मिल जाएगा आपको, आप डाउनलोड करो इसको, इस फोटो को, प्रियम्बल है ये हमारा। ठीक है, जिन लोगों को ना पता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली resolved to constitute India into several democratic republic। इसको डाउनलोड करो और पेस्ट करो अपने वॉल पे, दीवार है बगल में, दीवार पे लगा लो। अगर इतना याद कर ले रहे हो ना, आपका कम से कम आप समझ जाओ कि आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा भाई, यहाँ से 5 क्वेश्चन, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में अगर ये प्रियम्बल को बस आप समझ जाओ तो, हमारा प्रियम्बल क्या कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिसंबर 9 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई, दिसंबर 11 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट हो गए। फिर अगस्त 29 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया। फिर 4 नवंबर
1947 में ड्राफ्ट किया गया पूरा तरीके से। नवंबर 26 1949 को ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया और Jan 24 1950 को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइन हो। Jan 26 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लीगली अनफोर्स्ड कर दिया गया। ये पूरा इसको बनाने में कितने टाइम लगे? 2 years 11 month और आपका 18 days लगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो इसको। फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू, ये सब वही ऐसा टॉपिक है कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोस्टर्स क्या करो, निकाल के पेस्ट कर लो। ठीक है, इन पोस्टर्स को देखोगे समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा टॉपिक को समझना कैसे करना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है भाई, वहां से सवाल आएंगे तो फंसोगे। देन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट कैसे काम करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर यूनियन गवर्नमेंट, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा, चीफ मिनिस्टर है, लोकल गवर्नमेंट है, जिला परिषद, रूरल, ब्लॉक, तहसील, पंचायत समिति, इनका क्या रोल है। अर्बन में देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, महानगर पालिका, नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये सभी का जो डिवाइडेशन है, डिवाइड जो किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारी जो पॉलिटिक्स चलती है, आपका जो हिंदू मुस्लिम जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अपना करती है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या द्वंद रहता है, ठीक है, को भी थोड़ा सा समझना है। उन पार्टीज ने अपनी कैसे कैसे आइडियोलॉजी जनरेट की, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनी तो आखिर उसके पीछे रीजन क्या हुआ वो भी देखना है। ठीक है, चलिए अब आता है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ से बच्चे उठते हैं आपके 5 से 6 सवाल। ठीक है, कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आपको करना क्या रहता है, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के साथ आपको क्या समझना है, वहां पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ की संस्कृति, मेनली आपका यूएसए, यूके, और जो फेमस जो कुछ संस्कृतियां हैं उनको, वहां का पॉलिटिकल कल्चर समझना रहता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज वहां की समझनी रहती है, क्या रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन सी थ्योरीज है वो देखना रहता है। पॉलिटिकल कल्चर को अगर हम किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कैसे समझेंगे। अब यहाँ पे भी एक सवाल अपने आपसे आप पूछ लीजिएगा, व्हाट इज कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो पूछ लीजिएगा और उसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तभी आप आगे के थ्योरीज को समझ पाओगे। पॉलिटिकल कल्चर को अगर हमें किसी कंट्री को देखना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो वो कैसे, उसमें थ्योरी है, आलमैन, वर्बा जो है, इन लोगों ने कैसे किस तरीके से दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखोगे तो सेल, मिलिशिया, ये सब जो थ्योरीज है, कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग फॉर्म्स में लगाया गया है, जैसे कि 2 पार्टी सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम है आपका। आप देख सकते हो कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो कैसे करती है, इलेक्टोरल सिस्टम भाई, किस किस तरीके की आपकी इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो फॉलो की जाती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, वो देख लो, आपका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देख लो, और भी बहुत सारे हैं इसमें, लिस्ट सिस्टम हो गया, वो सभी सारे इलेक्टोरल सिस्टम को समझना है, कहाँ पे कौन कौन से जो इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसको यूज किया जाता है। जैसे इंडिया में आप देखो तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू ही, मतलब जिसको सबसे अधिक मत दिए जाते हैं वो उसकी सरकार ही सबसे पहले बनती है, वो देख लो। फिर मॉडल्स एंड अप्रोचेस में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका सिस्टम अप्रोच आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम अप्रोच। देन आपका दूसरा आ जाएगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आ जाएगा, ये सब है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसमें डेविड ईस्टन आपके आ जाएंगे, डेविड ईस्टन बहुत, उनका भी थोड़ा सा हम लोग को अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज जो है वो भी देखना है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच में कैसे वो स्ट्रक्चर जनरेट होता है वो सभी, और भी 1-2 मॉडल्स है जिसपे कि हम लोग फोकस करके चलेंगे। टाइप्स ऑफ रेजिम्स, टाइप्स ऑफ रेजिम्स में क्या होते हैं कि बड़ा समझ ही नहीं आता बच्चों को, बच्चे सिंपल है। टाइप्स ऑफ रेजिम में एक आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, और दूसरा आता है नॉन डेमोक्रेटिक, ये 2 आते हैं।
अब जो सारा खेल है वो इसी के अंदर है। डेमोक्रेटिक नेशंस कैसे काम करते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, अफगानिस्तान में किस तरीके का सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान में कैसा है, अभी बांग्लादेश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे अगल बगल है, वहां पे कैसा सिस्टम है, उस सिस्टम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सभी हमें देख के चलना है। और कंपेरेटिव स्टडी भी करनी है इन सभी देशों की, कि अगर नॉर्थ कोरिया में ये सिस्टम है तो वो उसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, साउथ कोरिया में अगर जो सिस्टम है उसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यूनिट आता है सेवेंथ यूनिट, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से सवाल, पब्लिक पॉलिसीज होती क्या है। पब्लिक पॉलिसीज पहले पबैड का पार्ट था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अभी भी है, पर इसको अलग अभी अलग तरीके से पढ़ा जाता है। पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक लॉ, पॉपुलेशन, और किस तरीके से ये सब इफेक्ट पड़ता है। अब पॉलिसीज का क्या होना चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका इवोल्यूशन, उसकी स्टडी, क्या रूल्स होते हैं, क्या एजेंडा सेटिंग होती है। कोई पॉलिसी भी बन रही है, अगर मान लो राइट टू इंफॉर्मेशन बन रहा है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, मान लो राइट टू एजुकेशन बन रहा है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन बन रहा है, तो भाई वो कैसे बनाया जाए, उसके क्या बेनिफिट है, किस तरीके से किया जाए, उसके इसमें देखेंगे मॉडल्स क्या होंगे, कौन कौन से मॉडल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं पब्लिक पॉलिसी के, प्रक्रिया उसको किस तरीके से लागू किया जाता है वो भी देखना है पूरे तरीके से। देन उसके टाइप्स, कितने कितने तरीके के पब्लिक पॉलिसीज होती है उसको भी देखा जाएगा। प्रक्रिया में आप क्या आ जाएगा, जो किस तरीके से आपका लेजिस्लेटिव है, संसद है, जुडिशरी है, आपकी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज का, फिर उनका इवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया जा रहा है। कोई भी अगर राइट टू एजुकेशन पॉलिसी बनी है तो राइट टू एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, फिर उसके बाद मिड डे मील स्टार्ट किया गया ताकि बच्चे स्कूल तक आए, वहां पे कुछ हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो भी उनको दी जानी चाहिए, खाना पीना दिया जाने लगा। तो वो कहाँ से उनको इफेक्ट कर रहा है, कहाँ से उनको एनहेंस कर रहा है, एक पब्लिक पॉलिसी को कैसे आप बढ़ा सकते हो वो देखना है। और ये पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है सब कुछ। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है। सवाल यहाँ से अगर जो मैं कहूंगी तो आपका 2 या 3 ले लो, ठीक है, 2 या 3 ले लो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पर 2024 में सवाल यहाँ से आए हैं, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया से उठे हैं, उससे पहले उतने ज्यादा आ नहीं रहे थे। अब आपका आ जाता है लास्ट यूनिट, जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रिलेवेंस। ठीक है, अब जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रिलेवेंस जो देखा, इसको समझो कि अभी आज के टाइम पीरियड में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो ज्वलंत है, एकदम जल रहा है, जिसपे कि हर कोई बात कर रहा है। तो वैश्विक न्याय। वैश्विक न्याय क्या है, जो नॉर्थ के जो कंट्रीज है, नॉर्थ की कंट्रीज क्या होते हैं, जो अमेरिका हो गया, आपका यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी नॉर्थ की कंट्रीज है। साउथ की कंट्रीज कौन कौन सी है, आपका इंडिया, अफ्रीका, यहाँ पे आप चाइना भी ले सकते हो, हाँ चाइना, एंड और मैं कुछ भूल रही हूँ, पाकिस्तान भी ले सकते हो भाई, ये सभी है। ठीक है, जितनी भी साउथ की कंट्रीज है इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, गरीबी अमीरी का लेकर। कई बार इन लोगों ने अमेरिका, यूके और फ्रांस जो इंग्लैंड वगैरह है, इन यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था आपका, 18 सेंचुरी में हो चुका था, चल रहा था वहां पे। वो लोग ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड नेशन, विकसित देश है। अब वो विकसित होने के बाद क्या कर रहे हैं कि ये जो नॉर्थ साउथ के जो नेशंस है, जो इंडिया है, अफ्रीका है, चाइना है, इन सभी पे क्या कर रहे हैं, इन सभी पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ये कर रहे हो, ये उल्टा सीधा काम कर रहे हो, आपकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ये सभी चल रहा है। तो उस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो आपका एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन चल रही है, तो उसको कैसे सही किया जाए वो। ठीक है, वैश्विक न्याय में आप थॉमस पॉगे हैं, आपके जॉन रॉल्स का फिर से आ जाता है, लॉज ऑफ पीपल आ जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें हमें देखनी है।
वो उन दोनों का क्या पर्सपेक्टिव है कि आखिर ग्लोबल जस्टिस में हमें फोकस किन किन मुद्दों पे करना चाहिए। गरीबी है, शिक्षा है, हेल्थ है, और उस वजह से हम पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। एक कोरोना वायरस जो है वो आया 2020 के टाइम पीरियड पे, उसने कितनी सारी चीजें चेंज कर दी, हम लोग लॉकडाउन के स्थिति में आ गए। आखिर एक छोटी सी बीमारी ने पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर दिया। सो हमें ये ध्यान देना है, हमें एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव बना के भी चलना है अपनी। एक ऐसा जो कानून है, वैश्विक जो कानून है, जैसे जो यूएनओ है, यूएनओ का तो उतना प्रासंगिकता अभी दिख ही नहीं रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक है। देन राष्ट्रवाद आता है। राष्ट्रवाद, विभिन्न राष्ट्रवाद आखिर है क्या, शुरू कहाँ से हुआ, राष्ट्रवाद की जो एक आइडियोलॉजी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, राष्ट्रवाद है भी कुछ कि नहीं है। और सबसे पहले सोचो आखिर राष्ट्रवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ भाई, कैसे हुआ हो गया। उसकी थ्योरीज अलग अलग है, फ्रांस में अलग है, इंडिया में अलग है, हर जगह अलग अलग है। किस तरीके से उसने इवॉल्व किया राष्ट्रवाद, जैसे कैसे बढ़ा और एक इतनी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी आज के टाइम पीरियड में बन गई, उसको देखेंगे हम लोग। क्लाइमेट चेंज, जो भी समिट्स हुए हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उस पे आगे के प्रोग्रेसिव नेशंस में क्या चीजें फोकस करके रखे हैं, उस पे ये सवाल आते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों पे हमें फोकस करना है। यहाँ से भी आपके आपके कम से कम 4 से 5 सवाल उठते हैं। ठीक है, मैं 4 से 5 ही लेके चल रही हूँ। चलो, अब यहाँ पे क्लियर आउट हो गया, अब सभी को पूरा सिलेबस क्लियर आउट हो गया। अब कोई भी अगर डाउट है तो फिर अब पूछना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, और शुरू करेंगे आप कैसे, जब आप क्या करोगे, जब आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अब अप्रोच जो इस पूरे चीज को करना है, काफी कुछ चीजें मैंने वीडियो में बताई है, पर अगर आपको अपने बेस्ट टॉपिक्स जो है, ऐसे तो सब है, पर बेस्ट अगर मोस्ट स्कोरिंग अगर देखना है, सबसे पहले आप आईजीपी की प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद आप डब्ल्यूपीटी, देन आईआर, और फिर उसके बाद कुछ और छूट रहा है, सॉरी, पॉलिटिकल थ्योरी। इसको अप्रोच मारो। ये 4 ऐसे यूनिट्स हैं जिनको कि अगर आप पढ़ ले रहे हो, आपका कम से कम 200 के ऊपर तो नंबर आएगा ही, 200 मार्क्स आने ही आने हैं, अगर सिर्फ इन 4 यूनिट्स पे फोकस करके आप चल रहे हो और जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से। अब इस पूरे को अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले सिलेबस देखो, जो कि अभी आप लोग देख रहे हो। सिलेबस को कवर करो, कवर करो सिलेबस को। अब जैसे मैंने आपको 4 यूनिट्स बताए हैं, इन चारों यूनिट्स को टॉपिक वाइज कवर कैसे करना है, टॉपिक वाइज। फिर सेलेक्टिव रीडिंग के साथ करना है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं, सेलेक्टिव रीडिंग। आपका ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ध्यान रहे, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। हमें अपना ऑब्जेक्टिव कैपेसिटी सही करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, हमें सब कुछ देखना है। आपके पास 105 मिनट्स है, ठीक है, 1 घंटा, 1 आवर 45 मिनट्स। इस मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, उनको एक बार 1 टाइम रिवाइज भी करना है कि कहीं कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है आपका, तो उसको करेक्ट कर सकते हो आप। बेस्ट चीज तो ये है आपके साथ। तो इन सभी चीजों पे फोकस्ड रहो। सिलेबस कवर करने के बाद आप क्या करो, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ। ना समझ में आए, फिर उसके बाद फिर से सिलेबस जाओ, सिलेबस का रिवीजन करो। क्लियर है? फिर पीवाईक्यू, अपना पीवाईक्यू एनालिसिस करते रहो। ये सभी चीजें करते करते आपका ये पेपर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। काफी इजी पेपर है। थोड़ा सा एनटीए के द्वारा क्या किया गया, कॉम्प्लिकेट किया गया है, बाकी कोचिंग इंडस्ट्रीज ने कर दिया है। उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, पढ़ो आराम से, निकल जाएगा आप सभी का। ठीक है, जिनको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप वो उसके लिए भी कमेंट करो, बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। एक और चीज है, आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है, उसका पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पे अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो।
और समझ सकते हो कि कहाँ पे कौन से सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन भी कर सकते हो। इसी के साथ टाटा बाय बाय। आप सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा मदद हुई होगी और आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाओगे, और जो आपका मार्च या अप्रैल जब भी आपका एग्जाम होगा, आप अच्छे से क्रैक कर लोगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।